नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं फिलहाल कुंभ से जस्ट लौटा हूं, अभी लखनऊ में हूं और आज का ये दूसरा वीडियो हम कर रहे हैं उसी सिलसिले में, क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं, बहुत की जिज्ञासाएं हैं कि कैसे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, क्या रुके, कैसे रुकना है, कहाँ क्या करना है। तो इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे और आज हमारे होस्ट हैं रुपेश पाठक जी। इनसे आप सुपरिचित हैं, ये हमारे साथ कई बार आपको देख चुके हैं, इनके मंच कोजागरी पर मैं जा चुका हूं, तो इनसे आप लोगों को इनका और अधिक परिचय देने की जरूरत नहीं है। समय बचाएंगे और सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो रुपेश जी, अब आपके साथ आपके हवाले वतन है। देखिए, कुंभ तो इस देश में हजार वर्षों से होता आ रहा है और उसका पूरा इतिहास है। पहला इतिहास तो आप क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है कि ह्यूमन सांग की किताब में भी इसका उल्लेख है और हर्षवर्धन के समय पहला इसका लिखित इतिहास मिलता है। लेकिन इस बार के कुंभ में जिस तरह की प्रशासकीय चपलता और तमाम चीजें दिखी हैं और जो एक दोस्ताना व्यवहार है, वो बताता है कि योगी सरकार ने बहुत बढ़िया से इसको सोचा है। एक एक छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स, जैसे हम लोग बात करेंगे जब हम शुरू करेंगे कि कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, कहाँ रहें, तो एक से एक जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसका ध्यान रखा गया है। जैसे कोना पाना में जो है, तो अशिक्षित कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है वो कैसे उठा सकते हैं, शिक्षितों के लिए क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इस सारी चीज को जानेंगे। व्यवस्था बहुत सुचारू है जी। ओके जी। तो मैं अच्छा, अगर एक सामान्य तौर पे बहुत से लोग तो पहुंच गए कुंभ क्षेत्र में और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो जो नए लोग हैं जिनको जाना है वो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस पूरी यात्रा के लिए जो सामान्य तौर पे जो बेसिक एक तरह से जिनको फॉलो किया जाना चाहिए और जिस तरह से जिनको जो एक तरह से तैयारी होनी चाहिए, उसमें क्या वो बुनियादी चीज है जिसको इस बार के कुंभ में ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, इसको अगर मैं उस भाषा में कहूं तो FAQs और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले पहुंचने की बात करते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग जितना करेंगे उतना खुश रहेंगे, उतने सुखी रहेंगे। उसमें भी अगर रेल का उपयोग आप करें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि अब सारी ट्रेन फुल हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाए तो रेलवे स्टेशन और रेल के द्वारा ही यात्रा करें। आप जब प्रयाग स्टेशन पहुंचेंगे तो वहां से कम आपको 500-600 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि सरकार ने वहां से कुलियों को भी हटा दिया है, वहां से गाड़ियों की भी व्यवस्था थोड़ी दूरी पर की है। तो ये 600-700 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहें। आप सामान कम से कम लें भाई। अगर आप पूरा परिवार भी जा रहे हैं और एक दिन 2 दिन का प्रोग्राम है तो ऐसा ना रखें कि आपका लगेज इतना ज्यादा हो जाए कि आप बच्चों को ना संभाल पाएं या फिर लगेज को ना संभाल पाएं। कोशिश कीजिए कि एक बैग में आपका सारा सामान आ जाए। हालांकि ठंड का समय है तो वो मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम इसके लिए तैयार रहें। अच्छा, ठंड वहां है, ठीक ठाक ठंड है, लेकिन ऐसी कोई बहुत भीषण ठंड नहीं है। मैं जिन दिनों रहा उसमें दिन में तो ठीक ठाक धूप भी निकल गई थी। 13-14 को जो मौसम था और जिस प्रकार की ठंड थी वो आपको नहीं पता है। आजकल आपके फोन में, गूगल में, सब जगह
वहां के मौसम का हाल पता चलता रहता है, उस हिसाब से लें। बहुत ठंड नहीं है तो बहुत ज्यादा गर्म कपड़े वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप होटल में टिक रहे हैं, होम स्टे में टिक रहे हैं, तो आपको सारा सामान मिल ही जाएगा। अगर आप कुंभ क्षेत्र में रुक रहे हैं, टेंट में हैं, तो भी सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुले आसमान के नीचे या वैसे रह रहे हैं, तो आपको कंबल वगैरह ले जाने की जरूरत है। ये आपका पहुंचने का हो गया। पहली प्राथमिकता पहली प्राथमिकता क्या होती है? प्राथमिकता आप रेलवे को दें, उसके बाद फ्लाइट्स को दें, उसके बाद अपनी गाड़ी को दें। ओके। अच्छा, ये जैसे जो दूसरे स्टेट आपकी क्या लगा आपको जो देख के इस बार कि मतलब अगर मैं ऐसे इसको समझना चाहूँ, ये थोड़ा कि हालांकि सवाल एडिशनल ऐसा हो सकता है, किस क्षेत्र से ज्यादा लोग हैं अभी जो आपने शुरुआती दिन था उसमें, अभी आपको कुंभ में भारत के किस हिस्से के अधिक लोग नजर आए सर? नहीं, ये सवाल का मैं इंतजार कर रहा था। देखिए, पूरे भारत से लोग आए हैं। मतलब आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि ये साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है या पंजाब से हैं या किसी से हैं। खालिस्तानी लोगों के लिए मैं बता दूं कि उनके अब्बा हुजूर खालसा लोग जो हैं, उन लोगों का भी बाकायदा अखाड़ा है, और एक नहीं 2-3 अखाड़े हैं। तो आप बताइए, जिन गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुत्व को बचाने के लिए खालसा की स्थापना की, आज खालिस्तान के नाम पर ये लोग जो कर रहे हैं बेवकूफियां, उनको ये बता दिया जाए। दक्षिण भारत के लोग बहुत मात्रा में आए हुए हैं। यूपी, बिहार और पूरा जो जिसको हमारे तथाकथित विद्वान गोबर पट्टी कहते हैं, भाई वो तो जहालत का ही केंद्र है उनके लिए। और सबसे आश्चर्य, दुख और पीड़ा का विषय ये है कि मेटल डिटेक्टर वगैरह तो जो लगे सो लगे या नहीं लगे, जात का स्कैनर कोई नहीं लगा है। मतलब मैं पूरे कुंभ क्षेत्र में घूमता रहा, हमारे साथ के लोग घूमते रहे, लेकिन किसी ने मुझसे जात नहीं पूछी। मैं नहाने चला गया तो गंगा नदी में मुझे किसी ने नहीं रोका, संगम में किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा कि भाई कौन जात हो। वहां जो करोड़ों लोग हैं उसमें कौन पाठक है, कौन बाभन है, कौन बनिया है, कौन ठाकुर है, कौन तेली है, कौन स्वपच है, कौन क्या है, ये किसी को नहीं पता है। जो भोजन मिल रहा है हर एक अखाड़े में, मतलब अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको इतना आनंद आएगा। और वो भोजन जो है, मैंने एक तस्वीर भी लगाई थी, मैं फिर कोशिश करूंगा लगाने की। वो इतना दिव्य और इतना शाकाहारी और इतना बिना मसाले तेल के है कि आप वो अगर 10 दिन भी खा लें तो आपकी तबीयत सुधर जाएगी। जी। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेके क्योंकि बहुत से डर भी थे, बहुत सी आशंकाएं थी, तो इस बार ये जो पूरी की पूरी एक तरह से सुरक्षा है, क्या ये ऐसा नहीं है कि दर्शनार्थियों के लिए ये सुरक्षा उनके लिए परेशानी का भी सबब है? ऐसा भी है क्या कुछ? कोई परेशानी का विषय नहीं है। और ये जो देखिए, ये सब तो हमारा क्रिएटेड है ना, हमारा बना हुआ है। आप रुपेश जी म्यूट हो जाएं, क्योंकि थोड़ी आवाज को कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सुरक्षा आपके लिए है। और मैंने पहले ही कहा कि कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इस देश की सनातन परंपरा है कुंभ। और वो जनता स्वतःस्फूर्त तरीके से करती है। किसी भी प्रशासन की, चाहे वो योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, मनमोहन हो, अखिलेश हो, कोई भी हो, किसी की भी ये मजाल नहीं है कि इतने बड़े आयोजन को वो कहें कि हमने कर दिया। नहीं, वो सनातन करता है और वो उसकी ऑटोमेटेड व्यवस्था है। लेकिन सुरक्षा क्यों है? ताकि भगदड़ न हो। ताकि 2013 में जो माननीय टोटी चोर जी ने 400-500 लोगों को मरवाया था और उसके बाद जाकर अपने मंत्री आजम खान की पीठ ठोकी थी, वो दुर्घटनाएं न हो। तो आप देखिए कि कुली तक को हटा दिया गया है। वहां से आपको अगर गाड़ी लेनी है, सार्वजनिक परिवहन है, तो आपको शटल बसें चलाई गई हैं। मतलब आप उसमें बैठे और उस पर लिखा हुआ है, घोषणाएं हो रही हैं, शटल बसें हैं आपको कुंभ क्षेत्र में। और अभी तो पूरा प्रयाग जो है वो कुंभ में है। प्रयाग के 25 किलोमीटर आप दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, पूरा पश्चिम की तरफ भी चले जाएं, तो पूरा कुंभ में है। तो किसी से आप पूछेंगे, अच्छा लोग बड़े ये हैं,
स्थानीय लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं ट्रैफिक से, उनका पूरा दिन बर्बाद जा रहा है, लेकिन सभी आपको सहयोग कर रहे हैं। अब देखिए, अब अगर कोई स्थानीय आदमी कहीं झगड़ा कर ले रहा है या गाली दे रहा है, आपने उसको रिकॉर्ड किया और कह दिया कि उनकी व्यवस्था फेल हो गई, तो वो नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात जो मुझे लगी कि पुलिस का व्यवहार ऐसा है कि वो व्यवहार मैंने आज तक नहीं देखा था। इतने वो दोस्ताना हैं, इतने मित्रवत हैं और इतने विनम्र हैं। जैसे अगर उनको कहना है तो अब एक दो घोषणाएं मैं सुनाता हूं जो बड़ी मनोरंजक है। सूरज, ए सूरज, आपकी बहन मीनाक्षी वहां खड़ी है, पोल नंबर फलाने के पास, आ जाइए। और जिस भाषा में, जिस अंदाज में मैं बोल रहा हूँ, ठीक वही अंदाज है। यात्रीगणों से, तीर्थ यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी गाड़ी मेला परिसर में न लगाएं, वरना आपके गाड़ी के टायर्स खोल दिए जाएंगे या उनकी हवा निकल ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई हो। अब इसी बात को बहुत दूसरी तरह से भी कहा जा सकता था, लेकिन ये सुन के आपको लगेगा आपको एक जगह टिकने नहीं दिया जाएगा। और ये मेला देखिए, कुछ चीजें प्रकृति बनाती है, चुनती है। ये मेला मुझे नहीं लगता कि प्रयाग को छोड़ के कहीं हो सकता, क्योंकि किसी शहर की वो संरचना ही नहीं है। आपके पास 10,000 एकड़ तो आपको गंगा ने दे दिया है, संगम ने दे दिया है। अब उस रेती पर आपने सारा शहर बसा दिया है और एक अस्थायी शहर है, एक जिला आपने बना दिया। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि भाई उसने एक पूरा जिला बना दिया है। लोगों का सहयोग है और सनातन परंपरा जो है, यहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब लाखों की भीड़ है। लेकिन ये नहीं है कि कभी भगदड़ की। अब वो देखिए, और किसी भी कुंभ में आपने कोई भगदड़ नहीं सुनी होगी। भगदड़ कहाँ होती है? जहां संकीर्ण हो स्पेस। अधिकतर मंदिरों में आपने सुना होगा, मस्जिदों में सुना होगा कि एक दरवाजा है आने का, जाने का, उसका, या फिर कुछ बाबा लोग जो होते हैं, वो लोग जो अपने यहाँ करते हैं, उसमें भगदड़ होती है। इसमें परिसर इतना विशाल है ना, 10,000 एकड़ क्षेत्र, आप समझ रहे हैं। मैं 5 दिन घूमा। पहले दिन हमने 7-8 किलोमीटर से शुरू किया और अंतिम दिन हम लोग 20-25 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो जो आजकल के ऐप बताते हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि मैंने 5 या 7% मेला परिसर देखा होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि वो कितना विशाल है। हम दूसरी तरफ गए ही नहीं, जैसे संगम क्षेत्र में ही मैं रह गया। अरैल वाला जो इलाका है, मैं उधर गया ही नहीं। और जो अरैल वाले हैं वो इधर नहीं आते हैं। भाई अरैल से वो बोट लेते हैं, बोट्स की व्यवस्था है, मल्लाहों की पूरी फौज स्टैंड बाई पर खड़ी रहती है 24 घंटे, 24x7, क्योंकि नहाने का जो क्रम है वो कभी नहीं रुकता है। आप 1 बजे रात में जाएं, 2 बजे, 3 बजे सुबह, और सुबह 4 बजे से तो वो 4 से 8-9 बजे तक तो वो लगातार बसा रहता है। तो ये सुरक्षा आपके लिए है, हमारे लिए है। इससे कहीं किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। और जो ट्रेनिंग इनको दी गई है, मुझे लगता है जिन लोगों ने भी ट्रेन किया है पुलिस वालों को, वो बहुत जबरदस्त किया है। जी जी। जी। एक बात और मैं आलोक जी समझना चाहूंगा कि युवाओं को लेके खासकर जब एक साध्वी हर्षा की बहुत चर्चा हो रही है, युवाओं को कितना आपने देखा? संगम में सिर्फ बुजुर्ग जा रहे हैं कि युवा भी जा रहे हैं? और युवा जा रहे हैं तो युवा में क्या आपको कोई आस्था का तत्व नजर आया है, या एंटरटेनमेंट है, या एंजॉय कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगा कि मतलब हाँ, ये सनातनी युवा हैं और बिल्कुल आस्था में डूबे हुए हैं? तो युवाओं का खासकर मैं इस संगम में युवाओं को लेके कैसी उनकी उपस्थिति है और उनका क्या एक तरह से जो उनके जो भाव हैं वो क्या है, ये थोड़ा समझना चाहूंगा। युवाओं से ज्यादा युवतियों की उपस्थिति है, ये आप समझिए। और सोलो ट्रेवलिंग का कल्चर बढ़ा है, आस्था है, जिज्ञासा है। और इसको देखिए, मैं किसी भी चीज को ना जनरलाइज नहीं करना चाहता। मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना ना किसी भी चीज के बारे में बहुत खतरनाक होता है, और इसकी मैं हमेशा आलोचना करता रहा हूं। अब आप जैसे देखिए कि आपके पास कौन कौन सी चीजें परोसी जा रही हैं। आपने आशा का नाम लिया, एक आईआईटी बाबा। अब आईआईटी बाबा क्या होता है? लेकिन एक ने लिखा, दूसरे ने चलाया, और उसके बाद पूरे कुएं में भांग घोल दी गई। आईआईटी बाबा क्या होता है? कांटों वाले बाबा हैं, कोई बाबा हैं जो हाथ खड़ा किए हुए हैं, कोई बाबा हैं जो शीर्षासन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे बहुत लेन देन नहीं है, ठीक है।
युवा बहुत बड़ी संख्या में है। मेरे खुद के कई कॉरपोरेट के दोस्त हैं जो पहले जिज्ञासा से गए, फिर 1-2 दिन रहे तो वो रम गए, फिर अब पता चला कि वो कह रहे हैं कि हम 45 दिन रह के आएंगे। किसी को नौकरी चाकरी की परवाह नहीं है, तो मैं कह दूं कि युवाओं ने नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है भाई। वो 4 युवा हैं, 5 युवा हैं, जिज्ञासा पहली बात है, एंटरटेनमेंट पहली बात है। अगर एंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे तो बहुत निराश होंगे, क्योंकि शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको दिन भर क्या है, गंगा जी की रेती है, संगम है, स्नान है, आप घूमते रहिए, पैदल चलते रहिए। और ये जो युवा पहुंच रहे हैं उनमें पहला तत्व बीज तो अध्यात्म का है ना, बीज होगा तभी तो पहुंचेंगे। उसके बाद जिज्ञासा है, उसके बाद मनोरंजन है, उसके बाद चिल लाइफ है। कोई कॉर्पोरेट लाइफ से परेशान हो गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बॉस की डांट से परेशान है, कोई बीवी की तलाक से परेशान है, लेकिन आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं। हर्षा हो या आईआईटी बाबा हो या जो भी हो, मैंने कभी इस सब की चर्चा नहीं की, क्योंकि ये सब विचलन है और यही बिक रहा है, जैसा कि मतलब मीडिया कहती है। लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया के बारे में कितने अच्छे मेरे ख्यालात हैं कि मैं खुद को भी अब पत्रकार नहीं कहता हूँ, शर्म के मारे, क्योंकि आप कुछ परोस देते हैं और जब जनता उसको कंज्यूम करती है तो आप कहते हैं कि यही बिक रहा है। आप कहते हैं कि पूरा देश रील खोर हो गया है। नहीं हुआ है ना, आप उस रील में क्या दे रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब हम ही लोग जो बात कर रहे हैं, हो सकता है इसको बहुत कम लोग देखेंगे, हो सकता है कुछ हजार देखें, लेकिन इससे हमारी चीजों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो करना है कि भाई मैं एक गाइड बनाना चाहता हूं कि 15-20 मिनट का ये वीडियो देखें, तो सोलो ट्रैवल करना चाहें, परिवार के साथ जाना चाहें, उसके लिए डूज एंड डोंट्स पर। जी। अच्छा, इस वक्त जैसे सामान्य तौर पे कोई भी इस तरह का फेस्ट हो या इस तरह का कोई भी उत्सव हो, तो सामान्य तौर पे उस जगह पे होटल्स और बाकी लॉजिंग की व्यवस्थाएं बड़ी महंगी हो जाती है, अकोमोडेशन। तो ऐसे में खासकर जो यूपी के बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनको रुकना उनकी मजबूरी है या दूसरी स्थिति है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, टेंट सिटी में 1000 से लेकर 1 लाख तक के भी हैं टेंट। तो अब ये तो आप पर निर्भर करता है ना। अब स्टीव जॉब्स की बीवी वहां कल्पवास कर रही है, वो भी हम लोग भूल गए, उनकी भी बड़ी चर्चा हुई। अब वो बीमार पड़ गई, ये हो गया। भाई कैसे नहीं बीमार पड़ेंगी? आप अचानक, भाई बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा था ना। आप आकंठ डूबे हुए हैं विलासिता में, भोग विलास में, और अचानक कल्पवास करने चले आएंगे। कल्पवास मेरे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं होती है, उसके नियम इतने कठोर हैं। जबकि आप जानते हैं कि मैं साल में 2 बार तो भाई 9-9 दिन करता हूँ व्रत, और ठीक ठाक कर लेता हूँ। मोदी जीवा की तरह मैं केवल नींबू पानी पर रहता हूँ। लेकिन कल्पवास के नियम इतने कठोर हैं कि भाई आपको जमीन पर सोना है, कोई गद्दा कुछ नहीं होना चाहिए। अब गंगा की रेत पर आप सोएंगे 17 दिन और 30 दिन, तो आपकी हालत क्या होगी? आप आए कहां से हैं जहां हर एक चीज नियंत्रित है? भाई तकनीक की बादशाह है ना वो, बिल्कुल साम्राज्ञी है। तो अब वो बना। लेकिन जो आपने रहने सहने की बात की, देखिए एक तो टेंट सिटी है, उसमें सब कुछ ये है। और अब चूंकि 29 जनवरी को जो राजसी स्नान होगा, उसके बाद कुंभ, मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसके बाद कुंभ किशोर हो जाएगा और 3 तारीख तक प्रौढ़ हो जाएगा। 3 को जो राजसी स्नान है, उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था से गुजरने लगेगा। तो कोई डॉक्टर ने आपको नहीं दिया है प्रेस्क्रिप्शन कि आप 29 तारीख को ही जाएं, नहीं चाहिए भाई। किसने कहा है? अगर आप परिवार के साथ हैं और जाना चाहते हैं तो देखिए, मैं अब दर्शकों के लिए बता दूं कि आप राजसी स्नान के 1 दिन पहले 1 दिन बाद कतई न जाएं। और राजसी स्नान कब कब है? अगला राजसी स्नान है 29 तारीख को, मौनी अमावस्या को। फिर 3 को है बसंत पंचमी को। उसके बाद चूंकि एक प्रयाग का स्थानीय त्योहार होता है अचला सप्तमी का,
तो वो 5 को है, लेकिन उसको उस दिन राष्ट्रीय स्नान नहीं है, लेकिन भीड़ उस दिन भी होगी। उसके बाद 12 फरवरी और 26 फरवरी। 26 को तो खैर महाशिवरात्रि है, उस दिन तो समापन ही हो जाएगा। इन दिनों में कतई न जाए, बिल्कुल न जाए, अनलेस एंड अनटिल आपके एकदम जीने मरने की स्थितियां हो या आपको डॉक्टर ने एकदम प्रेस्क्राइब कर दिया हो कि नहीं इसी दिन जाना है तुमको। 4 तिथियों पर न जाए, मतलब एक दिन पहले एक दिन बाद, क्योंकि वो असंभव भीड़ होती है। अभी 13-14 को जो हुआ है, जो संस्था इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय कर रही है, आयोजन का सरकार की तरफ से, उसका अनुमान है कि सरकार ने तो अभी 1.5 करोड़ ही बताया है, लेकिन उसका अनुमान है कि 5 करोड़ तक संख्या है। अब 5 करोड़ लोग 10,000 एकड़ क्षेत्र में भी, तो भाई 5 करोड़ मतलब कोई संख्या होती है ना। तो आप उसमें न जाए। रहने सहने के लिए टेंट सिटी से लेके जहां आपको 1500 से लेकर 1 लाख तक के टेंट है, उसके लिए बाकायदा वेबसाइट है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, kumbh.org करके आप जाइए, वो मिल जाएगी साइट, वहां से आप बुकिंग कर लें, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब कई साइट्स ऐसे हैं, देखिए आप अगर बेवकूफ बनने को तैयार है तो अभी कई सारी साइट्स खुल गई हैं जो कह रही हैं कि कुंभ में आपके आने जाने से, और लोग जब उनकी बुकिंग करा रहे हैं तो हालांकि प्रशासन बहुत सख्त है, ऐसी कई चीजों पर कार्रवाई भी हुई है और बहुत दिनों से मैंने सुना नहीं है कि कोई ठगा गया है या बहुत हुआ है। लेकिन आप मत कीजिए ना, जो सरकार ने अपनी वेबसाइट बनाई है आप उस वेबसाइट के थ्रू जाइए। और उसके बाद प्रयाग के लोगों ने होम स्टे से लेके और अपने घरों तक को होटल में परिवर्तित कर दिया है। बाकायदा मकानों को आप जगह जगह जाएंगे तो वो लगे हुए हैं कि यहाँ संपर्क कीजिए, यहाँ संपर्क कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं उन लोगों ने अपना की हुई व्यवस्था है। अगर आप एकदम है आमादा कि नहीं कुछ नहीं करना है, तो रेती पर पुआल बिछी हुई है, रात की ओस से बस खुद को बचाइए और आराम से, कई कई जगहों पर बड़े बड़े पंडाल हैं जिसमें आप रात भर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। अखाड़ों में आपको नहीं घुसने दिया जाएगा बिना किसी जान पहचान या वैसे, और उनका जब दर्शन का वक्त होता है तब सामान्य लोगों के लिए खोला जाता है, लेकिन आप बैक रूम में नहीं जा सकते हैं बिना अनुमति के, बिना इसके। और वहां पर पूरे लोग तैनात। अब कुछ यूट्यूबर्स जाके किसी बाबा से पूछ देंगे, उनके मुंह में माइक, तो पिटाई खाएंगे। टीवी वाले मूर्ख हैं भाई, आप कम से कम पढ़ के तो जाओ किससे क्या पूछना है नहीं पूछना है। लेकिन आपको एक माइक पकड़ा दिया गया और आप जाकर मुंह में ढकेल दे रहे हैं, तो आपकी पिटाई होनी तो आवश्यक है ना। और उस बाबा ने तो कम पिटाई की, आप आपके साथ साथ आपके पिताजी की पिटाई होनी चाहिए जिन्होंने आपको वहां भेज दिया। कैसा महसूस हो रहा है, क्या महसूस होगा भाई, आध्यात्मिक चीज को क्या, आप अगर मुझसे पूछेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ, तो मैं उसको नहीं बता सकता। मुझे तो महसूस हुआ, मैं अधिक से अधिक कह सकता हूं कि एक है, एक वाइब्स हैं जो आप उस परिसर में जब घुसते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं। आप किस मानसिकता से जा रहे हैं वो, वरना अखिलेश यादव भी हैं जो कह रहे हैं कि फलानी चीज खराब है, कुंभ का आयोजन फेल हो गया। अब ये लोग, मतलब कुंभ का आयोजन कोई सरकार थोड़े करती है यार। मतलब ऑस्ट्रेलिया में तुम पढ़ने गए थे कि क्या करने गए हैं? मतलब ये लोग इतने मूर्ख हैं और हिंदुओं के प्रति इतने ज्वलनशील हैं कि मुझे इनकी मूर्खता का, भाई 1000 साल से तो लिखित है ना। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, हर्षवर्धन का 600 ईस्वी के आसपास था, 620 से लेकर 50-50 रहा होगा, 20-30 साल, क्योंकि 623 में ह्वेनसांग आने, और उसने अपनी किताब में लिखा है। तो उस समय से तो कम से कम है ही रिटर्न हिस्ट्री। उसके पहले हमारे हिसाब से तो, हमारे जैसे सनातनी से पूछेंगे तो भाई 5000 साल से है, और हमें पता नहीं कि कब से है, क्योंकि पहले तो गंगा जी भी स्वस्थ थी। अभी तो हम लोगों ने अपने कुकर्मों से उनको अस्वस्थ कर दिया है, यमुना को मार ही दिया है। तो आप किस भावना के साथ जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है साहब। अब बाकी तो सब कुछ होता ही होता है जी। अच्छा, जैसे कि अमूमन हम लोग क्या है, कोई भी सॉरी, जैसे कि हम लोग क्या है कोई कार्यक्रम जो है
उसके पहले तो विवाद से घेर दिया जाता है। तो इस बार भी ये हुआ, कुंभ के पहले जो है हिंदू मुस्लिम पर्याप्त हो गया, और उसमें तमाम मुसलमानों ने भी कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये वो। ऐसे में सामान्य तौर पे ऐसा लगा कि कुंभ की पृष्ठभूमि में ये तमाम इस तरह की रचनाएं रच दी गई। क्या लग रहा है कुंभ में आपको घूमते हुए इन 5 दिनों में, जब आप लगातार आप मेला क्षेत्र में थे, तो क्या लगा आपको कि क्या ऐसा वाकई निषेध है, जैसे सामान्य तौर पे लखनऊ के तमाम जगहों पे बैठ के तमाम प्रकार चर्चा कर रहे हैं कि मुसलमानों के ऐसे बोर्ड लगा दिया गया है कि एकदम साफ-साफ नॉट अलाउड। कहानी क्या है? कथा क्या है? कोई मुसलमान जो अपने भाई हैं वो मिले कि नहीं? देखिए, कथा तो ये है कि मुझे जात वाला स्कैनर भी नहीं दिखा। समस्या ये है। और दूसरी कथा ये जो आपने बताई, तो मैं बोर्ड्स खोज रहा था कि मुसलमानों का प्रवेश निषेध है या मुसलमान नहीं आ सकते हैं, बोर्ड भी नहीं दिखा। अब ये बड़ी समस्या हुई। इन मूर्खों तो नहीं कहूंगा, इन शातिरों को ये नहीं पता है कि जो मुख्यमंत्री हैं महाराज, वो भाई साहब खुद पीठाधीश्वर है ना, गोरक्ष पीठ के, और आप गोरखपुर से हैं। आसपास की दुकानों में कौन बैठते हैं? कितने मुसलमान गोरखपंथी होते हैं या नहीं होते हैं? आप इतिहास के भी जानकार हैं। गोरखनाथ मेले तो पर्याप्त हैं, वहां पे तो मतलब वो बड़ी संख्या तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि योगी आदित्यनाथ सोटा लेके और कहे कि आज से हम मुसलमानों को भगा देंगे। कोई दुकान भी नहीं छीनी, तो जब गोरखपुर में नहीं छीनी तो भाई यहाँ कैसे छीन लेंगे? लेकिन ये जरूर है कि मुसलमान नहीं है, नहीं दिखे। अब नहीं दिखे तो नहीं दिखे भाई, आप क्यों आएंगे? जब कुंभ में कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं भाई, आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं ना लोग। अगर आपकी आस्था नहीं है तो नहीं है। और दुकानों का आवंटन हुआ है, ठेके के द्वारा हुआ है, आपने ठेका अगर नहीं भरा तो आपको सरकार थोड़े ना पकड़ के ले जाएगी कि चलो अब तो तुमको दुकान लगानी ही लगानी है क्योंकि मेरा सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा है। नहीं है लोग भाई। ये 40 करोड़ हिंदू पहुंच रहे हैं, बूढ़ी माएँ पहुंच रही हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं, तो वो पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी आस्था है। अब आप अगर ये कहें, इस देश में देखिए मूर्खताएं और चालबाजियां इतनी है ना, और खासतौर से ये जो सेकुलर ब्रिगेड है, लिबिर गिरोह जिसको मैं कहता हूं, वो बहुत दिक्कत वाली बात करता है। आप ये मुझे बताइए कि क्या ईद के मेले में ईद की नमाज पढ़ रही है और मैं वहां कहूं कि नहीं मैं भी जाऊंगा मस्जिद में? भाई मस्जिदों में आमतौर पर हिंदू अलाउड नहीं होते हैं, क्यों अलाउड होंगे? क्या हिंदू ये मानता है कि एक अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है? नहीं मानता है ना, तो क्यों होंगे? लेकिन हाँ, जात के स्कैनर की तरह इस निषेध के बोर्ड की भी अनुपस्थिति थी, मुझे कहीं नहीं दिखी। जी अच्छा, बहुत से साथी ये भी बात कह रहे हैं, बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है कि पूरा कारपोरेट इस बार आयोजन है कुंभ का, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ में कारपोरेट बहुत पैसा वैसा खर्च किया है। तो डिजिटल कुंभ भी है, ये तो भूल गए आप। अच्छा, डिजिटल कुंभ भी है, ये तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय पैसा लगा। हाँ, तो ये बहुत सारे जगहों पे पैसा लगा। अरे भाई, अडानी अब लंगर लगा रहे हैं, आपको क्या समस्या है? कोई कंपनी अगर 1 लाख शौचालय बनवाने हैं, आप जाके बनाएंगे? अखिलेश यादव बनवाएंगे? लालू यादव बनवाएंगे? कौन बनाएगा भाई? उसको देना पड़ेगा ना किसी न किसी को काम। पुलिस वालों का मैनेजमेंट है वो सरकार का, सरकार की वो अच्छा दे सकती है, लेकिन बाकी जो मैनेजमेंट्स हैं, वो मैनेजमेंट तो भाई आपको किसी न किसी को देना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो वो जब आप नहीं करते हैं तो वो समस्या आती है। अब उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन, 1 करोड़ प्रार्थना की पुस्तकें बांट रहे हैं अडानी, तो आप कह दीजिए 1 रुपए का सिक्का देने पर पानी 1 लीटर मिल रहा है। हाय बाप, पानी भी मुफ्त में नहीं दे रहा है। गजब कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया। अरे क्यों मुफ्त में पानी? तुमको क्यों मुफ्तखोरी की लत है भाई? एक तो पूरे देश के सारे नेता तुमको मुफ्तखोर बनाने पर आमादा है।
80 करोड़ को मोदी अनाज दे रहे हैं, केजरीवाल उसको दे रहे हैं, फलाना ये दे रहे हैं, तुमको क्यों चाहिए? और तीर्थ का नियम है कि आप सक्षम हो अपने पैसों से, अपने शरीर से, तभी तीर्थ कीजिए, वरना तीर्थ मत कीजिए। ऐसा थोड़े है कि आपने मुंह उठाया और चले गए डांडिया खेलने। तो ये बात है। और इसके साथ एक और बात है, कंपनीज हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, 100 करोड़ के ठेके मिले हैं। भाई इतने लोग आएंगे और गुजराती हैं। हाँ, सब गुजराती हैं और सबको भगा दिया गया है, बाकी पूरे देश से सबको भगा दिया गया है। कहा गया है कि अगर मराठी आएगा, बिहारी आएगा, यूपी वाला आएगा तो उसको भगा दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि हम लोग समय की सीमा को पार कर रहे हैं रुपेश जी, तो आपका धन्यवाद देते हुए इस सीरीज में हम दर्शकों श्रोताओं बहुत और सी बातें करेंगे। आपके जो सवाल हो प्लीज कीजिए, और कुछ जो अफवाहें हैं, जैसे कुछ अफवाहों पर हमने चर्चा की, उन पर पूछिए। पैदल चलना होगा आपको, कम से कम 3-4 किलोमीटर चलने के लिए तैयार रहें आप, क्योंकि आप कितने भी नजदीकी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो भी वहां से 1-1.5 किलोमीटर आपका संगम क्षेत्र होगा या नहाने का इलाका होगा। गंगा में भी नहाना चाहें तो भी वो उतनी दूर आपको आना जाना तो मिनिमम 3-4 किलोमीटर तो होगा। अगर आपकी गाड़ी बाहर रोक दी गई है तो 8-10 किलोमीटर हो जाएगा आना जाना। तो इसलिए ये सब है। और बाकी आप सवाल पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा जितना भी मुझे पता चला, महसूस किया मैंने। एक अनुरोध है कि दूसरों की सुनी सुनाई हवाबाजियों पर न जाएं। रॉकेट बाबा, पायलट बाबा, फलाने बाबा, IIT बाबा, इन सब से निकलिए। एक बार कुंभ जरूर जाएं अगर आप सशक्त हैं, अगर आप जाने लायक हैं, और जाकर देखिए कि सनातन 1200 वर्षों के बाद भी, आक्रमण झेलने के बाद भी क्यों बचा हुआ है। वो उस बुढ़िया माई की वजह से बचा हुआ है, जो झुकी हुई पीठ से एक बच्ची लादे हुए और जा रही है कुंभ। वो उस 5 साल के बच्चे से बचा हुआ है जिसको पता नहीं है कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है। वो अवध के उस व्यक्ति से बचा हुआ है जो अपने पूरे परिवार को लादे फादे चला जा रहा है, और उसके चेहरे पर मुस्कान है। कुंभ में मैंने किसी को रोता नहीं देखा। ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल इतना ही। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया और निश्चय ही बहुत शानदार चर्चा रही।